गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दो भाषाओं का प्रयोग। ये पार्ट थर्ड। होम साइंस। दो भाषाओं का प्रयोग। दो भाषाओं का प्रयोग जिसे क्या द्विभाषी का जो सामान्य अर्थ होता है वो है किसी के भी द्वारा जब दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है बोलने में तो वो द्विभाषी कहलाता है। यह मात्र बोलने अथवा सुनने से नहीं, लिखने में ही प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसका जो तात्पर्य होता है कि वह समझ में भी आना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ बोल लिया उसी से काम चल गया, कि हम दो भाषाओं की सिर्फ बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या फिर हम उनको समझ सकते हैं, ऐसा नहीं। जब हमें दो भाषाओं का ज्ञान पूर्ण रूप से कब कहा जाता है, जब उस व्यक्ति को या किसी को भी लिखना आता हो, उस भाषा को बोलना आता हो और उसे समझ में आता हो, तब वह द्विभाषी कहलाता है, दो भाषाओं को जानने वाला कहलाता है। वास्तविकता तो यह है कि यदि बालक को बचपन में ही दो भाषाओं का प्रयोग करना सिखा देते हैं तो वह वैसी ही दो भाषाओं का प्रयोग करने लग जाता है। आप देखते हैं बच्चे को जैसा सिखाया जाएगा वह वैसा ही सीख पाता है। तो अगर हम बचपन में उसे किसी भी प्रकार की लैंग्वेज सिखाते हैं तो बच्चा उसी को ही प्रॉपर बोलने लग जाता है और उसको सीख भी जाता है। तो इसी प्रकार उसे क्या है, स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, यानी सिखाया जाता है। और यह कई बार क्या होता है, बालक दोनों ही भाषाओं पर पूरा कमांड रखता है, यानी जिसे उसे दो भाषाएं जो सिखाई गई है वह उस पर पूर्ण रूप से दोनों भाषाओं पर कमांड रखता है कि उन्हें की स्पष्टता और कुशलता और चतुराई से दूसरों के समक्ष वो क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है कि श्रोता उसके वक्तव्य को, यानी जो वो बोल रहा है उसको सुनकर स्तब्ध रह जाता है। इतना ही नहीं, वह दोनों भाषाओं को अच्छी तरह से लिख पढ़ लेता है। मगर यह भी सच है कि कुछ बच्चे तो सामान्य बुद्धि के होते हैं, वे दोनों भाषाओं को पढ़कर समझ तो लेते हैं और उन्हें बोल भी लेते हैं, परंतु उन्हें शुद्ध लिखने में, व्याकरण के प्रयोग में उनको कठिनाई आ जाती है। वही कुछ बच्चे द्विभाषा को बोल लेते हैं परंतु उनके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। यानी कुछ तो क्या है, बोल लेते हैं तो उनको समझ नहीं आता, कुछ समझ लेते हैं तो उनको लिखना नहीं आता। तो इस प्रकार से क्या है, ये दिक्कतें उसके अंदर आती है बच्चे के अंदर। जब बालक ही समय में यानी किसी भी उम्र में दो भाषाओं को सीखता है तो उसे एक ही वस्तु को समझने व जानने के लिए दो बार अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। उसे दो बार नाम याद करना पड़ता है, उसे दो बार व्याकरण पढ़ना पड़ता है, अर्थ को समझने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इस कारण छोटे बच्चों के लिए, छोटे जो बालक हैं उनके लिए द्विभाषा एक विकट समस्या बन जाती है, जिसे उसे भाषा सीखने में कठिनाई होती है। ऐसा विशेषकर उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके माता पिता से एक हिंदुस्तानी तथा दूसरा अंग्रेजी अमेरिकन होते हैं तथा वे विदेशों में जाकर बस जाते हैं। ऐसा उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि बालक एक समय यानी एक आयु में भाषा को सीखता है तथा दूसरी अवस्था में दूसरी भाषा को, तो भी भाषा उसके लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका जो कमांड है एक भाषा पर बढ़ता जाता है, दूसरी की तरफ उसका जो कमांड है वो छूटता चला जाता है, जबकि वह दूसरी भाषा को ठीक प्रकार से उसको सीख नहीं पाता है।
इसका कारण है कि उम्र के बढ़ने के साथ ही बालकों के जो स्वर यंत्र होते हैं, जीभ है, गले की जो पेशियां होती हैं वो फ्लेक्सिबल कम होती हैं, जिसके कारण उसे शब्दों को स्पष्ट उच्चारण में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही व्याकरण के प्रयोग में, शब्दों के संयोजन में, वाक्य विन्यास में भी कठिनाई होती है। तो कई प्रकार के जो अध्ययन हुए हैं उनसे यह पता चला है कि द्विभाषा का प्रयोग बालकों के वाणी विकास में एक समस्या उत्पन्न करता है, विशेषकर जब बालक छोटे होते हैं और उनकी आयु इतनी होती है कि वे दोनों भाषाओं को सीखने में समर्थ होते हैं। इसके कारण बालक का वाणी विकास है वो बाधित हो जाता है, उसे दूसरे बालकों के साथ समायोजन में कठिनाई भी होती है द्विभाषी के कारण। तो द्विभाषी से बालकों में क्या क्या हानियां होती है इसके बारे में जानेंगे कि जो दो भाषाओं को यूज करता है उसको क्या क्या हानि होती है। द्विभाषी बालकों में क्या क्या हानि होती है। सबसे पहले उनके अंदर हानि होती है सामाजिक समायोजन में कठिनाई। सामाजिक जो समायोजन है उसमें बच्चे को कठिनाई होती है। जो द्विभाषी बालक होता है उसको समाज में द्विभाषी बालकों को भाषा बोलने व समझने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब एक भाषा बहुत प्रभावशाली होती है और समाज में, विद्यालय में अगर उसी को अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है तो वही प्रभुत्व वाली भाषा का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, परंतु उस भाषा का ज्ञान बालक को बहुत ही कम होता है। यानी आप देखते हैं बाहर से कोई बच्चा आता है, जैसे मान लो है इंडियन, और वो बाहर में जाकर रहते हैं, जैसे अमेरिका है या इटली है, कहीं पर भी जाकर बसते हैं, तो वहाँ पर अगर वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मान लो बच्चे का बचपन यानी जन्म ही वहीं पर हुआ है, तो वो स्वाभाविक है कि वहीं की लैंग्वेज वो ज़्यादा बोलना सीख जाता है। तो उसका क्या परिणाम होता है कि जब वो यहाँ जैसे कि इंडिया में आता है तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी क्या है, यहाँ की लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बच्चा वहाँ की, तो उसको यहाँ जब आएगा तो उसको समाज के साथ समायोजन करने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको। तो वो उनकी भाषा को ना तो बोल पाता है ना समझ पाता है, तो वो बड़ी ही इसमें दिक्कत या कठिनाई का सामना करता है। अगला है सोच और चिंतन में अंतर। सोच या चिंतन, सोच व चिंतन में अंतर। द्विभाषी बालकों के सोच एवं चिंतन में भी अंतर हो जाता है, क्योंकि वह बोलना कुछ चाहता है और बोलता कुछ है, जिसका अर्थ भी भिन्न निकलता है। ऐसी स्थिति में वह बोलते समय काफी सचेत हो जाता है और इसी सचेतता के साथ अपने के जो साथी होते हैं उनके सामने वह खुलकर बातें नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि क्योंकि दो भाषा का उसे ज्ञान है, तो अगर वहाँ पर एक भाषा का यूज होता है तो आपने कई बार देखते हैं कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है, तो उसके साथ भी यही होता है। फलस्वरूप उसके जो साथी हैं उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, कभी कभार उसकी पसंद को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु उसके कारण बालक में हीन भावना पैदा हो जाती है। तो ये भी जो द्विभाषी है उसकी सब हानि होती है। स्कूल कार्य में कठिनाई।
कार्य करने में अगर बालक द्विभाषी है तो उसको स्कूल के कार्य करने में भी दिक्कत होती है। किस प्रकार से होती है कि जैसे कि बालकों के कम उम्र में एक साथ दो भाषाओं को सीखने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसका परिणाम ये होता है कि बालक का जो विकास है वो देरी से होता है, क्योंकि एक ही वस्तु एक ही चीज़ को समझने के लिए उसे दो दो भाषाओं को अलग अलग नाम का उच्चारण और उसके जो उच्चारण है अलग अलग उसकी व्याकरण है उसको पढ़ना पड़ता है। तो उसका क्या हो गया, टाइम डबल लग गया। वाक्य विन्यास करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो कि एक अल्प आयु के बालकों के लिए काफ़ी मुश्किल एवं कठिन कार्य होता है। वह शब्दों के उच्चारण में भूल करता है। इसी प्रकार लिखने पढ़ने में भी काफ़ी वो गलतियां करता है। उसका परिणाम यह होता है कि वह स्कूल के जो भी टास्क होते हैं या उसको जो भी कार्य दिया होता है होमवर्क वगैरह, वो उसको समय से पूर्ण नहीं कर पाता है और उसको समय से पूरा करते समय उसको वो अपने आप को असुरक्षित एवं हैंडीकैप महसूस करता है कि मुझे ये काम नहीं आता है, वो इस प्रकार से फील करता है। तो ये भी क्या है, स्कूल कार्य में भी उसको दो भाषी होने के कारण कठिनाई आती है। इसके बाद अगला आ जाएगा हमारा दूसरों से अलग महसूस करना। ये भी हानि है। जब बच्चा अगर उसको द्विभाषी है तो वह दूसरों से अपने आप को अलग महसूस करता है। किस प्रकार से करता है, मानो कि आपके घर में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, घर में पेरेंट्स के द्वारा अपना जो माहौल है वो अलग होता है और कॉलेज में आपके जैसे कि इंग्लिश है या प्रॉपर आपके हिंदी बोली जाती है और घर में आपके मारवाड़ी बोली जाती है। तो आपको क्या है, वहाँ पर जब आते हैं तो आपको में बड़ी ही दिक्कत होती है। जैसे कि किसी बच्चे के घर में वही लैंग्वेज घर में बोली जाती है, वही जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर बोली जाती है, तो उसको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। किसके कंपैरिजन में, जिस बच्चे के घर में लोकल लैंग्वेज बोली जा रही है और स्कूल में या कॉलेज में उसकी अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, तो उसको बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह जहाँ अपने स्कूल में कॉलेज में जहाँ पर भी जाता है वो द्विभाषी होने के कारण दूसरों से अपने आप को अलग महसूस करता है, क्योंकि उसको प्रॉपर बोलना नहीं आता है। इस कारण से वह अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता है। अगला जो हानि है वो है सामाजिक बर्ताव में भेदभाव। सामाजिक बर्ताव में भेदभाव, ये भी क्या है, हमारे द्विभाषी होने की हानि है। जो हमारे समाज में बालक के अक्सर द्विभाषी बालक को ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, वह ऐसा फील करता रहता है। विशेषकर जब बालक अपना देश छोड़कर विदेश में अध्ययन करने जाता है, यहाँ का इंडिया का कोई बच्चा है बाहर विदेशों में अध्ययन करने के लिए जाता, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल अपने यहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की लैंग्वेज में बिल्कुल टोटली डिफरेंस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर जाकर कैसा महसूस करेगा, कैसा उसको फील होगा, तो उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सामाजिक बर्ताव है उसमें भेदभाव, जो वहाँ के बच्चे हैं उसकी मजाक बनाते हैं। आप कई बार मूवी वगैरह में भी देखते हैं कि उसको लैंग्वेज नहीं बोलनी आती, तो उसके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और उससे बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, न्याय संगत व्यवहार नहीं करते हैं। विदेशी लोग बालक को दूसरी जाति, समुदाय, धर्म के लोग मानकर उसके साथ बहुत अच्छा और अपनाता वाला जो व्यवहार है वो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे द्विभाषी होने के कारण बालकों में ये हानि होती है। कौन सी, सामाजिक समायोजन में उसको कठिनाई होती है। सोच और उसका जो चिंतन है यानी सोचने की जो शक्ति है उसमें उसका अंतर मिलेगा। स्कूल का कार्य में उसको कठिनाई आएगी। दूसरों से अलग महसूस
होता है। तो ये थी हमारी द्विभाषा। अब भाषा के कुछ दोष भी होते हैं। जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसके कुछ दोष होते हैं। वो दोष कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे भाषा के कुछ दोष करेंगे। भाषा दोष। भाषा दोष का अर्थ है कि जब बच्चा बोलता है, भाषा दोष का अर्थ है कि जब बच्चा बोलता है तो उसके बोलने में उसके जो स्वर यंत्र और वाणी केंद्र पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं और वह अस्पष्ट, अशुद्ध, अपूर्ण शब्द बोलता है। तुतलाना, हकलाना, समय रहते, इन दोनों शब्दों में सुधार नहीं किया जाए तो वह पूरा जीवन ऐसे ही बोलता हुआ चला जाता है। तो ये क्या है, भाषा के दोष होते हैं। वाणी जो दोष है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है उच्चारण में दोष। सबसे पहला जो वाणी दोष है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण में दोष, उच्चारण में दोष किस प्रकार से होगा। 1.5 या 4 वर्ष का बालक, 1.5 से 4 वर्ष का बालक बोलने में, बालक उच्चारण में गलती करता है तो उसे बेबी टॉक, परंतु इसके बाद भी वह गलती करता है, तुतलाता है, हकलाता है तो वह वाणी दोष के अंतर्गत आता है। जब तक वो क्या है, उस 4 वर्ष तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बोलता है, चलता है तो क्या है, इस प्रकार के जो उसके दोष होते हैं वो वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है शब्दों का उच्चारण करते समय कुछ शब्दों को इस प्रकार से खा जाते हैं, जैसे कि क्रीम की जगह कीम, पार्क की जगह पाक, और क्या है, इस प्रकार से क्या है, वो शब्दों को ही खा जाते हैं। उच्चारण में दोष है उनको ही बता रही हूँ। कई अक्षरों का दोषपूर्ण उच्चारण करना, जैसे कि वो क्या करते हैं, कबूतर को तबूतर बोलते हैं, खरगोश को खरदोश बोलते हैं, सवेरा को कवेरा बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वो अक्षरों का दोषपूर्ण उच्चारण करते हैं। फिर क्या है, बच्चे बोलते समय संयुक्त अक्षरों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते, ये भी उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। जैसे प्रसाद की जगह प्रसाद, जैसे कि ये प्रसाद है और इसको क्या बोलेगा बच्चा, ऐसे बोलेगा, तो ये क्या हुआ, ये भी दोष है। जैसे कि प्रार्थना की जगह प्रार्थना बोल दिया, तो ये क्या है, ये इस प्रकार से ये क्या है, वाणी दोष के अंतर्गत, उच्चारण दोष के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यंजनों को बोलने में कठिनाई आती है। जैसे कौन से व्यंजन होते हैं, स की जगह, कई बच्चे होते ऐसे होते हैं जो स की जगह इस स का प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या है, वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हुआ उच्चारण में दोष। दूसरा हमारा हो गया अर्थ से संबंधित दोष। जैसे कि मीनिंग समझ में नहीं आता, जो उसका अर्थ है, मीनिंग है, वो बच्चे को मीनिंग अर्थ ही समझ में नहीं आता है। स्पेलिंग एक जैसी होती है उनकी स्पेलिंग तो एक जैसी होती है, लेकिन अर्थ है उनका अलग अलग
जिनका अर्थ अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन बोलने में वो एक जैसे से ही बोले, ध्वनि एक जैसी ही उनकी होती है, तो वो अर्थ से संबंधित दोष होते हैं। फिर है वाक्य संरचना से संबंधित दोष। वाक्य संरचना से संबंधित दोष। वाक्य संरचना से संबंधित दोष जैसे कि स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग करना, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं की जगह हम का प्रयोग किया जाता है। मैं की जगह जैसे बच्चा बोलता है कि मैं की जगह क्या बोलता है, हम बोलेगा कि हम खाना खाएंगे। ऐसे कहने के बजाय कि मैं दूध पीऊंगा, वो कहेगा कि हमें दूध पीना है, हम दूध पिएंगे। वो अकेला कहीं घूमने जा रहा है तो क्या बोलेगा, बोलना तो उसको चाहिए कि मुझे जाना है, लेकिन वो क्या कहेगा, हमको जाना है। तो इस प्रकार से ये क्या है, वाक्य संरचना के दोष होते हैं जो बच्चों में देखे जाते हैं। तो ये इस प्रकार से ये क्या था, हमारे भाषा के दोष थे। अब हमारे वाणी विकास आता है, ये है हमारा भाषा का था। अब है वाणी विकास। वाणी विकास, वाणी का जो अर्थ होता है, बोलने में किसी न किसी प्रकार की समस्या आना, जैसे स्नायु तंत्र में गड़बड़ी होने से वह व्यक्ति गलत बोलता है। वाणी विकार का दोषपूर्ण होना वाणी विकार का दोषपूर्ण होना पारिवारिक समायोजन का कारण है। और इसके अन्य कारक भी हैं, जैसे कि आराम की कमी, नींद की कमी, शर्मीलापन, दूसरों पर निर्भर होना, संवेगात्मक तनाव आदि वाणी विकास के में दिक्कतें उत्पन्न कर देती हैं। बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार होते हैं। बाल्यावस्था के वाणी विकार, बाल्यावस्था के कौन कौन से वाणी विकार होते हैं? सबसे पहला आ जाएगा इसके अंतर्गत हमारा भ्रष्ट उच्चारण। भ्रष्ट उच्चारण, इसमें अक्सर ध्वनि का प्रतिस्थापन हो जाता है। इसमें दांत, होठ, ताल, जबड़ों में तालु जो होते हैं उनमें दोष पाया जाता है और इनका सही तरीके से विकास नहीं होता है। जैसे के स्थान पर, जैसे वो क्या करता है, अड़े के स्थान पर रै का प्रयोग करता है, अड़े के स्थान पर रै का प्रयोग करता है। और जैसे पहाड़ को क्या बोलेगा, वो पहाड़ हो गया, उसको क्या बोलेगा, पहाड़ बोलेगा। वो पहाड़ की जगह वो उसको पहाड़ बोलेगा। सड़क को सड़क बोलेगा, जैसे कि सड़क हो गया, सड़क को सड़क बोलेगा। तो इस प्रकार से क्या है, उसके अंतर्गत पेड़ को पेड़ बोल देगा, गुड़ को गुड़ बोल देगा, गुड़ को गुड़ बोल देगा, पेड़ को पेड़ बोलेगा। तो ये इस प्रकार से क्या है, वो इसमें भ्रष्ट उच्चारण किस प्रकार से होता है, जब बच्चे के दांत, होठ और तालु, जबड़ों इत्यादि में पूर्ण क्या है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता तब, या विकास नहीं होता तब ये क्या कहलाते हैं, ये भ्रष्ट उच्चारण के दोष उत्पन्न उसके अंतर्गत हो जाते हैं।
भ्रष्ट उच्चारण के कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो कारण है भ्रष्ट उच्चारण हो गया। फिर इसके कारण क्या है? कारण, भ्रष्ट उच्चारण के कारण क्या कारण आ जाएगा? सबसे पहले जबड़े, दांत और होठों का सही विकास न होना। जबड़े, दांतों का सही विकास न होना, ये इसके अंतर्गत सबसे पहला कारण तो एक यही हो जाता है। फिर है माता पिता के द्वारा भ्रष्ट उच्चारण। जब उसके पेरेंट्स के द्वारा, जो घर में माता पिता है या कहिए कि पारिवारिक लोग हैं, उनके द्वारा अगर उच्चारण गलत किया जाता है, पिता के द्वारा भ्रष्ट उच्चारण, तब भी बच्चे में ये दिक्कतें आ जाती हैं। फिर है बालक के ऊपरी और निचले जबड़े के दांत टूट जाते हैं। कई बार आप देखते हैं बच्चों के दांत टूटने के बाद भी जबड़े के ऊपरी और निचले दांत टूट जाने के बाद भी, दांत जब टूट जाते हैं तब भी उसके उच्चारण में गलतियां होती है या कहीं भ्रष्ट उच्चारण वह करता है। ये तो था हमारा भ्रष्ट उच्चारण का। फिर है अस्पष्ट उच्चारण। ये तो भ्रष्ट उच्चारण हो गया। दूसरा कारण आ जाएगा हमारा अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण आ जाएगा हमारा। इसके बाद अस्पष्ट उच्चारण किसे कहेंगे? जब बालक वाक्यों व शब्दों का, वाक्यों या फिर कहीं शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण करता है, उनका अस्पष्ट उच्चारण करता है, तो वह इस वो वाक्यों शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण इस प्रकार से करता है कि उनका जो अर्थ है वो समझ में ही नहीं आ पाता है, समझ नहीं आता है। इसमें क्या होता है, यह मुख्यतः तो वह अस्पष्ट उच्चारण कहलाता है। यह मुख्यतः होठों, जीभ, जबड़े जो उसके होते हैं वो इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, और उनमें निष्क्रिय हो जाने के कारण यदि उनके जो निष्क्रिय होती है, यदि वोकल ऑर्गन्स में पैरालाइसिस हो जाता है, अगर उसके जो स्वर यंत्र हैं, बोलने वाले जो यंत्र हैं, उनमें लकवा आ जाता है, लकवा जो आ जाता है उसके कारण भी अस्पष्ट उच्चारण होता है। तो भी वाणी विकार से पीड़ित हो जाते हैं। अस्पष्ट उच्चारण की स्थिति में या तो बालक बोलते समय कुछ उच्चारणों अक्षरों को छोड़ देता है। क्या करता है वो? कुछ अक्षरों को या तो वो छोड़ देता है अथवा उसे इतनी जल्दी से बोलता है कि दूसरा जो व्यक्ति है उसको अच्छे से समझ नहीं पाता है। कई बार आप किसी को देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि कई बार ऐसे वर्ड बोल जाता है कि हमें समझ में नहीं, उसने अपनी तरफ से तो बोल दिया लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता है। जैसे ट्रेनिंग को टेनिंग बोल दिया, हिस्ट्री को हिस्ट्री बोल दिया, क्रोमा को कोमा बोल दिया। तो इस प्रकार से क्या है, ये अस्पष्ट उच्चारण होते हैं। अस्पष्ट उच्चारण के कारण कौन कौन से हैं? तो अस्पष्ट उच्चारण के कारण कौन कौन से कारण आ जाएंगे इसमें? सबसे पहले होठ, जीभ और जबड़ों की क्रियाशीलता में कमी। होठ, जीभ व जबड़ों की क्रियाशीलता में कमी।
एक तो सबसे पहले कारण उसका ये हो गया। दूसरा जो उसका कारण है लकवे से स्वर यंत्र में कमी होना। जो लकवा आ जाता है उसमें, तो उसके स्वर यंत्र में कमी, ये उसका दूसरा कारण होता है। जो तीसरा कारण है वो लकवे से, एक तो हो गया, फिर तीसरा है डर और तनाव के कारण। डर और तनाव के कारण भी बच्चा स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है। कई बार आप देखते हैं बच्चा डर जाता है तो वो अस्पष्ट बोलने लग जाता है, स्पष्ट नहीं बोलता है। तो ये है हमारे इसके कारण। फिर अगला क्या है, जल्दी जल्दी बोलने के कारण भी हो जाता है। इसमें अगला आ जाएगा जल्दी जल्दी। कई बार क्या है, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलने के कारण भी अस्पष्ट उच्चारण होता है। जल्दी जल्दी बोलने के कारण भी अस्पष्ट उच्चारण होता है। अत्यधिक उत्तेजना के कारण, एक और आ जाएगा इसके अंदर, अत्यधिक उत्तेजना के कारण। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसमें अस्पष्ट उच्चारण होने लग जाता है। तो ये क्या है, इसके हो गए, पहला भ्रष्ट उच्चारण, दूसरा अस्पष्ट उच्चारण। अब तीसरा आ जाएगा हमारा तुतलाना। वाणी विकार में अगला आ जाएगा तुतलाना। इस प्रकार के जो वाणी विकार में जो वाणी असामंजस्यपूर्ण एवं बार बार दोहराने वाली होती है, जो वाणी जो है वो बार बार दोहराने वाली, बार बार दोहराने वाली होती है। क्योंकि बोलते समय गले की जो डायफ्राम है, गले के डायफ्राम की पेशियों में संकुचन हो जाता है। तो संकुचन नहीं हो पाता, सॉरी, जो गले की जो डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं उनमें संकुचन यानी संकुचन नहीं हो पाता है और किसी न किसी शब्द पर व्यक्ति अटक जाता है। वो क्या करता है, वहीं पर अटक जाता है। आपने देखा है कि कई बार क्या है, उसी एक वर्ड को कई बार वो बोलता रहता है, उसे वो बार बार बोलता रहता है और कई बार डर के कारण भी ऐसा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे बालक अपनी माँ को कहना चाहता है, माँ मुझे दूध पिला दो। इसे वह जब तुतलाकर जब बोलता है तो वो कैसे बोलेगा, तो वो बोलेगा माँ मुझे दूध पिला दो। तो इस प्रकार से वो क्या है, बोलता है। तो ये क्या कहलाता है, तुतलाना कहलाता है। अब तुतलाने के कारण क्या है, क्यों तुतलाता है बच्चा, तो उसके कारण जानेंगे। कारण, तुतलाने के क्या कारण है, सबसे पहला कारण हो जाएगा तुतलाने का कि बालक क्या है, अजनबी व्यक्ति को देखकर, अजनबी व्यक्ति को देखकर तुतलाता है। फिर पहला हमने क्या बताया था इसके अंदर, जो गले एवं जो डायफ्राम है, गले और डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ नहीं पाती, इस कारण क्या है, वो उसका तुतलाना होता है। फिर एक और क्या कारण है इसके अंदर, समूह या खेल के साथियों के समूह, जो उसके ग्रुप के जो बच्चे होते हैं समूह, या फिर कहीं खेल के जो साथी होते हैं समूह, या फिर उसके खेल के जो साथी हैं, साथियों के साथ जब समायोजन नहीं होता है
भी उसमें तुतलाना आ जाता है। एक और कारण है इसमें, वाणी अंगों के पेशियों में सही संबंधन, वाणी अंगों के मांसपेशियों में सही संतुलन की कमी के कारण, भी तुतलाना हो जाता है। तो तुतलाना और किस कारण से होता है? अजनबी व्यक्ति को देखकर हो जाता है, गले डायफ्राम की जो पेशियां उनका संकुचन नहीं होता है उस कारण भी तुतलाना हो जाता है। समूह व खेल के साथियों के साथ समायोजन करने लग जाते हैं तब भी उसमें तुतलाना आता है। और वाणी अंगों के मांसपेशियों में सही बैलेंस नहीं होने के कारण भी तुतलाने की क्रिया होने लग जाती है। अब इसके अंतर्गत एक और आता है, वो है हकलाना। हकलाना आता है इसके अंतर्गत। हकलाना वैसे देखा जाए तो हकलाने और तुतलाने में कोई क्या है, विशेष अंतर नहीं होता। इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। बोलते समय व्यक्ति की ध्वनि रुक जाती है, मुंह खुला रह जाता है इसके अंदर। जैसे बालक कहना चाहता है मैं कल बाजार गया था, जब वह हकलाता है वो तो क्या कहेगा, वह कहता है मैं कल बाजार, तो वो आगे का है वो छोड़ देता है। अब वाणी क्या है, वहां पर रुक जाती है और उसका मुंह खुला रह जाता है और वह बोलने का प्रयत्न तो करता है परंतु कुछ समय के बाद वो वहीं पर रुक जाता है। मैं कल बाजार गया, मैं कल बाजार, इतना बोल देगा, वो रुक जाएगा, उसका मुंह खुला रह जाएगा, बोला नहीं जाएगा। कुछ समय के बाद में वह बोलेगा गया था, मैं कल बाजार गया था, वो बाद में बोलेगा। तो इस प्रकार से ये जो क्या होता है वो हकलाना होता है, यानी दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है मुंह खुला रह जाता है। उसमें तो क्या था, तुतलाने में एक वर्ड को वो बार बार, एक शब्द को बार बार बोल रहा है, और इसमें क्या है वो हकलाने में जो लाइन है उसको बीच में रोक देता है, मुंह खुला रह जाता है और उसको थोड़ी देर बाद में वह वर्ड सेंटेंस है उसको कंप्लीट करता है। तो हकलाने के कारण क्या क्या है? सबसे पहला जो हकलाने का कारण है वो है शारीरिक असंतुलन होने की वजह से, फिजिकल इनबैलेंस होने की वजह से भी क्या है हकलाता है बच्चा। फिर है मस्तिष्क में स्थित भ्रमण, श्रवण और वाक केंद्रों का दोषपूर्ण होना। जो मस्तिष्क में जो स्थित हमारे वाक केंद्र, भ्रमण, श्रवण यानी सुनने की जो भी केंद्र होते हैं या कहीं हम वाक केंद्र हैं, उनका दोषपूर्ण होने के कारण भी हकलाना हो जाता है। फिर है डर और घबराहट के कारण भी बच्चा है वो हकलाने लग जाता है। तो इसके सबसे पहले कारण तो यही आएंगे कि क्या है ये हमारे बच्चे में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, यही कि वाणी भाषा के कुछ दोष हैं उनके बारे में पढ़ा। तुतलाने वाणी में कुछ दोष होते हैं बच्चों में, उनके बारे में हमने जाना। तो कौन कौन से दोष की बात की हमने? बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार होते हैं, जैसे भ्रष्ट उच्चारण हो गया, अस्पष्ट उच्चारण हो गया, तुतलाना हो गया, हकलाना हो गया। तो ये क्या है हमारे वाणी विकार के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।